हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए BEGC 101 यानी कि जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 1 के अंदर भी हमने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया था। अब जो बाकी के आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसका जो PDF है वो आपको हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पर मिल जाता है। तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है। एड्रेस द इशू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म बिटवीन द एपिक नैरेटिव एंड द ड्रामा। तो बेसिकली आपको जो क्लासिकल लिटरेचर होती है आपकी, जिसमें आपके एपिक्स भी आते हैं और आपके ड्रामा भी आते हैं, तो उन दोनों के जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, उनके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग एपिक नैरेटिव्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी इंडियन एपिक्स हैं, जिसमें आपको दो नाम पहले से ही पता होंगे, एक तो आपकी महाभारता एंड एक जो आपकी रामायण है। तो महाभारत और जो आपके रामायण है ये क्या है? ये हैं आपके इंडियन एपिक्स। द स्टोरी इज टिपिकली टोल्ड इन अ लॉन्ग कंटिन्यूअस फॉर्म इवन थ्रू वर्सेस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे एपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी महाभारत है, रामायण है, तो इसके अंदर जो कहानी होती है उसको कैसे एकदम कंटिन्यूअस वे में बताया जाता है और कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और वर्सेस के थ्रू बताया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो महाभारत और रामायण है उसमें हमें कई सारे वर्सेस देखने के लिए मिलते हैं। सो द फोकस इज ऑन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर रेदर देन लाइफ एक्शंस। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके एपिक्स होते हैं, एपिक जो होते हैं, इनका फोकस किस चीज़ पर रहता है। तो यहाँ पर इनका फोकस रहता है इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, फीलिंग्स एंड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके थॉट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ना कि लाइफ एक्शंस को। ठीक है। The epic has an overarching theme that links individual stories and its length allows deep philosophical and moral reflections। तो एपिक के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टोरीज भी होती हैं। अब जैसे कि अगर आप महाभारत देखोगे तो आपको महाभारत में क्या दिखेगा कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी खुद की भी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि अगर हम कुंती का कैरेक्टर लें महाभारत में, तो वो आज महाभारत में जो भी वो कर रही हैं उसके पीछे उनका पूरा बैकग्राउंड, एक कहानी होती है ना। ऐसे ही श्री कृष्ण जैसे किसी का वध कर रहे हैं तो वहां पर उसकी पूरा पिछले जन्म की कोई कहानी होगी। तो हम क्या देखते हैं कि एपिक्स के अंदर जो है इंडिविजुअल स्टोरीज लिंक कर दी जाती हैं एक साथ, और साथ ही साथ ये हमें फिलोसफिकल और मॉरल जो लेसन्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो आपकी महाभारत है, महाभारत में कई सारे सब प्लॉट्स हैं, फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज लाइक द भगवत गीता, लेसन्स ऑन धर्मा एंड कर्मा। अब महाभारत के अंदर भगवत गीता भी है। तो ये सारा आपका क्या है, एपिक का एग्जाम्पल्स हैं। और किस प्रकार से जो एपिक है उसका नैरेटिव क्या रहता है वो यहाँ पर हमने समझा है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ड्रामा है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें संस्कृत ड्रामास की, प्लेस की, जिसमें कालिदास और जो भाषा है उनके प्लेस हैं, तो ये लाइव परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वर्सेस और प्रोज दोनों का यूज़ करते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ड्रामा है, उसमें हमें डायलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जो एपिक होता है उसका जो नैरेटिव होता है वो एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा होता है, जबकि जो ड्रामा है वो डायलॉग पे, स्टेज एक्शन पे और इमोशन पे रहता है। कहानी जो है उसमें डायलॉग्स के थ्रू बताई जाती है। सो द महाभारता फॉर इंस्टेंस हैज इंस्पायर्ड ड्रामेटिक एडेप्टेशंस, बट इन ट्रेडिशनल ड्रामा द कैरेक्टर्स परफॉर्म एंड देयर इमोशंस आर डायरेक्टली कन्वेड थ्रू स्पीच एंड एक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि जो ड्रामाज होते हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके इमोशंस डायरेक्टली उनके स्पीच और एक्शन से हमें पता चल जाते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो एपिक नैरेटिव और ड्रामा है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके एपिक्स हैं उसमें आपके रामायण एंड महाभारत है, जिसमें एक ओवर आर्किंग थीम हमें देखने के लिए मिलती है, और जो है फीलिंग्स एंड थॉट्स जो होते हैं कैरेक्टर के, इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, इंडिविजुअल स्टोरीज होती हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ जैसे भगवत गीता का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स है महाभारत के अंदर ही है।
और फिर आप ड्रामा के बारे में बताएंगे, तो जो ड्रामा है वो एक एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, बल्कि वो डायलॉग पे, स्टेज एक्शन पे और इमोशन पे बेस्ड रहता है. So thus epic is written narrative of a grand story while drama present the action live with dialogue and performance as its core. तो ये आप लोग अपने समरी में लिख देंगे. इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है तो आप वो भी अपने आंसर में जरूर ऐड कर सकते हैं. देन अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट डज कर्ण बिलीव इन दुर्योधन कॉज. तो आपको पता होगा कहानी में जो कर्ण होते हैं वो पांडवों के वैसे तो भाई होते हैं, लेकिन दुर्योधन का और उनका बचपन का बहुत साथ होता है. तो हम बताएंगे यस, कर्ण स्ट्रांगली बिलीव्स इन दुर्योधनास कॉज इवन दो ही इज अवेयर ऑफ द मॉरल रॉन्ग इन्वॉल्व. अब जो कर्ण थे उन्हें पता था कि मतलब जो भी चीज़ें मॉरली गलत थी वो उन्हें पता थी, मॉरली चीज़ें जो गलत थी उन्हें पता थी, बट स्टिल जो है वो दुर्योधन के साथ रहते हैं. उनकी जो लॉयलिटी है दुर्योधन के लिए वो डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से है. ग्रेटिट्यूड यानी कि वो दुर्योधन के प्रति उनका ग्रेटिट्यूड था. जो करना है वो बॉर्न होते हैं कुंती से, बट उनका जो बर्थ है वो सीक्रेट रह जाता है. फिर जब वो एक चैरियोटियर के वहाँ पे उन बड़े होते हैं, तो बिकॉज ऑफ हिज लो स्टेटस इवन ऑफन मॉक्ड बाय अ सोसाइटी. तो यहाँ पर क्योंकि वो एक चैरियट जो राइडर था उसके वहाँ पे बड़े होते हैं, तो उनका स्टेटस जो है समाज में लो रहता है और समाज उनकी मॉकिंग भी करता है. लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन ने जो एक अच्छी चीज उनके साथ की थी, एज अ ट्रू फ्रेंड जो है दुर्योधन उन्हें इक्वली ट्रीट करता है. सो दिस जेस्चर गेव कर्ना द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ विच ही डिड नॉट हैव बिफोर. तो जब यहाँ पर दुर्योधन जो है उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो जो कर्ण है उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है और उन्हें खुद की जो वर्थ है वो समझ में आती है, जो पहले उन पे नहीं थी. तो यहाँ से जो स्टोरी है, जो कर्ण है, सबसे बड़ा रीजन दुर्योधन को सपोर्ट करने का वो यही था, दैट उनके अंदर एक डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड था. तो बिकॉज ऑफ हिज लॉयलिटी एंड फ्रेंडशिप करना सपोर्ट्स दुर्योधनास कॉज इवन व्हेन ही नोज इट इज रॉन्ग. तो गलत होते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन को सपोर्ट किया. अब जो कर्ण का ट्रेजिक फ्लॉ है in his ability to separate his duty to his friend from ethical dilemma his faces. तो यहाँ पर जो कर्ण है वो बहुत ही ज़्यादा डायलेमा को फेस करते हैं. डायलेमा का मतलब ये होता है कि जब हम दो सिचुएशंस के बीच में ना डिसाइड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जो कर्ण है उनको अपनी ड्यूटी एज अ फ्रेंड भी पूरी करनी थी, पर जो एथिक्स थे, उनके जो मॉरल वैल्यूज थी, इनके बीच में वो एक डायलेमा को फेस कर रहे थे. तो हिज बिलीफ इन दुर्योधना's cause is driven more by his sense of loyalty than by belief that दुर्योधन एक्शन आर जस्टिफाइड. तो यहाँ पर जो है कर्ण का दुर्योधन को सपोर्ट करने का जो रीजन है वो है एज अ फ्रेंड लॉयलिटी. ठीक है, दुर्योधन के प्रति उनका ग्रेटिट्यूड है, ना कि उन्हें दुर्योधन के एक्शंस को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है. तो ही इवन सेक्रीफाइसेस हिज मॉरल वैल्यूज एंड गोस अगेंस्ट हिज ओन मदर व्हेन ही रिफ्यूजेस टू अबैंडन द कौरवास. तो यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज को और अपनी माँ के खिलाफ भी चले जाते हैं. तो कर्णा का जो बिलीफ है दुर्योधन के कॉज में अल्टीमेटली लीड टू हिज ट्रेजिक एंड. और फिर क्या होता है, उनका एक एंड हो जाता है. और एक जो कर्ण है वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है महाभारत के अंदर, उनकी अपनी ही एक अलग से कहानी है. सो नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कालिदास का प्ले है अभिजना शकुंतला. ये वाला जो उनका प्ले है इसके बारे में हमें बताना है, लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें क्या रखना है, जेंडर रखना है. तो जेंडर रोल्स को ध्यान में रखते हुए हमें इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है. ठीक है, तो अभिजान शकुंतला बाय कालिदास इज ऑफन सीन एज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, बट व्हेन वी एग्जामिन इट फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव वी सी डीपर थीम्स. तो ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी तो है, पर जब हम इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें डीपर थीम्स देखने के लिए मिलती हैं. थीम्स रिलेटेड टू वुमेन्स रोल एंड एजेंसी इन एंशंट इंडिया. तो एंशंट इंडिया में जो वुमेन है उनके रोल के बारे में हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस प्ले से मिलती है. तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के बारे में बात करेंगे. तो जो शकुंतला है उसको एज अ आइडियल विमेन पोर्ट्रे किया गया है. ठीक है, शी इज द आइडियल विमेन बिकॉज वो ब्यूटीफुल है, प्योर है, जेंटल है, और एंड शी इज ऑल्सो अ डिवोटेड है. वो जो भी काम करती है उस काम को बिल्कुल मन से करती है. और यहाँ पर जो शकुंतला है शी इज अ सिंबल. किस चीज का सिंबल है वो, आइडियलाइज्ड फेमिनिटी का सिंबल है, हुज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड लव एंड फ्रेंडशिप विद किंग दुष्यंता.
तो यहाँ पर जो शकुंतला है उसकी जो लाइफ है वो किंग दुष्यंत के आसपास ही रिवॉल्व होती है. सो इन मैनी वेज शी रिप्रेजेंट द सबमिसिव ओबीडियंट विमेन एक्सपेक्टेड इन क्लासिकल टेक्स्ट. तो यहाँ पर वो एक ऐसी ऐसी विमेन है जो ओबीडियंट है, सबमिसिव है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, दूसरों के लिए जीती है. तो हर कैरेक्टर इज डिजाइन टू अपील द सोसाइटल आइडिया ऑफ व्हाट अ विमेन शुड बी. तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि समाज को क्या एक संदेश देने का प्रयास किया गया इस कहानी में या इस प्ले में. तो संदेश ये दिया गया कि एक वुमेन को कैसा होना चाहिए, कैसा नर्चरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए एंड मॉरली प्योर होना चाहिए. सो ये एक्सपेक्टेशंस एक वुमेन से की जाती हैं. अब यहाँ पर आता है कि डिस्पाइट दीज ट्रेडिशनल ट्रेड शकुंतला शोज मूवमेंट ऑफ एजेंसी. अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पर शकुंतला जो है अपनी अथॉरिटी जो है, अपने ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर शकुंतला जो है अपने आप निर्णय लेती है. तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन दुष्यंत फॉरगेट्स हर ड्यू to a curse, Shakuntala does not simply wait for him to remember. Instead, she stands firm, showing her strength and self-respect. She decided to live independently and waits for Dushyant to come to her when he remembers. तो यहाँ पर वो केवल ऐसे वेली बैठकर आराम से उसका वेट नहीं कर रही होती. जब दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाते हैं एक कर्ज की वजह से, तो वो सिंपली उसका वेट नहीं करती, बल्कि वो अपना मतलब कड़ी जो उसकी शक्ति है, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके साथ वो डटी रहती है और इंडिपेंडेंटली रहकर वेट करती है. उसे लगता है कि जब याद आएगा तब आएगा, पर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है. सो दिस इज अ साइन ऑफ एम्पावरमेंट. दिस इज नॉट मेयरली अ पैसिव करेक्टर बट समवन हु मेक डिसीजंस अबाउट हर लाइफ एंड हर रिलेशनशिप. तो हम यहाँ देखते हैं कि वो इस चीज में वो सक्षम है. वो अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो खुद ले पाई, अपनी रिलेशनशिप के बारे में वो डिसीजंस खुद ले पाई. So thus, while Shakuntala represent traditional gender role, her character also reveals the inner strength and dignity of the woman. तो उसके कैरेक्टर में हमें इनर स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिलती है और जो वुमेन होती हैं उनकी डिग्निटी भी देखने के लिए मिलती है, चैलेंजिंग द नोशन दैट वुमेन आर ओनली पैसिव रिसिपिएंट ऑफ मैन्स एक्शन. तो यहाँ पर अब यहाँ पे ये चीज़ चैलेंज हो जाती है कि जो वुमेन है वो केवल मैन के एक्शंस पे नहीं जीती, आंख बंद करके मेंस की बातें नहीं मानती, बल्कि उनके खुद के भी जो है निर्णय रहते हैं. अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, ये जो मृच्छा कतिकम नाम का जो ये है उसमें जो आपका प्ले है, उस प्ले से कई सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने देखा. तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर एनालिसिस करना है सर्वी लाका का. तो सर्वी लाका जो है वो क्या है बच्चों, सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी का, इस प्ले का. और यहाँ पर उसकी जर्नी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है. पहली बात ये देख लो कि ये प्ले लिखा किसके द्वारा गया है. तो ये लिखा गया है आपके शुद्रका के द्वारा. और सर्वी इलाका इसमें क्या है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है. अब इसके ट्रेड्स बताएंगे. तो जो सर्वी इलाका है वो क्या है. तो सर्वी इलाका पहली चीज वो यंग है और पुअर भी है, पर वो क्लेवर भी है. अब यहाँ पर जो एक बात उसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट ही इज डीपली इन लव विद अ ब्यूटीफुल एंड नोबल वसंतिका. तो जो वसंतिका है शी इज अ रिच विमेन एंड उसके साथ जो है वो प्यार करता है. तो ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कैरिज्मेटिक एंड रोमांटिक फिगर हु इज विलिंग टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स फॉर लव. तो यहाँ पर जो सर्विलाका है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने लव के लिए जो भी समाज में जो नॉर्म्स हैं, प्रथाएं हैं, समाज के लोगों के जो विचार हैं, उन सबको चैलेंज करने के लिए रेडी है. तो सर्विलाका कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड बट इज नॉट अफ्रेड टू यूज हिज इंटेलिजेंस एंड विट टू विन ओवर वसंतिका. अब यहाँ पर क्या है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है और वो अपना जो है अपनी चालाकी नहीं चलता वसंतिका को जीतने के लिए. उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है और स्ट्रगल्स का सामना करने के पीछे रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है उसका लोअर सोशल स्टेटस. तो येट हिज करेज एंड क्लेवरनेस अलाउ हिम टू नेविगेट थ्रू द चैलेंजेस. पर क्योंकि उसमें करेज है, साहस है और वो क्लेवर है, तो वो इन सारे चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट कर लेता है. अब जो सर्विलाका का कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स है, वो एक आइडियल लवर है और एक सर्वाइवर भी है. तो दो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं सर्विलाका के लिए. पहली चीज क्या, ही इज अ आइडल लवर एंड सेकंड इज ही इज अ सर्वाइवर. ओके. तो वाइल ही ड्रीम्स ऑफ राइजिंग इन सोशल स्टेटस ही ऑल्सो रिमेन ट्रू टू हिज लव. वो अपने जो प्यार है उसके लिए ट्रू रहता है. And his romantic ideas are balanced by practical realities he faces, such as the need to survive and fight for his love.
तो यहाँ पर क्या है कि जो उसके रोमांटिक आइडियल्स हैं, एक तो वो हो गया कि भाई रोमांटिक आइडियल्स में जाके लोग पागल हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो वो अपने रोमांटिक आइडियल्स और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज होती हैं दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है। उसको पता है कि उसको जीना भी पड़ेगा और अपने लव के लिए फाइट भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो प्यार में पागल होकर खुद की जान ही दे दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज अ बैलेंस, ठीक है। तो सर्विला का जर्नी इज वन ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, मूविंग फ्रॉम बीइंग अ लवर टू अ मैन ऑफ एक्शन हु टेक कंट्रोल ऑफ हिज फेथ। तो सर्विलाका के जर्नी में हम क्या देखते हैं दैट एज अ लवर, एक लवर से कैसे वो एक मैन बन जाता है जो अपना फेट है उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है, अपनी। देन सर्विलाका जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल्स ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो एक कॉमन मैन होता है वो क्या क्या समाज के अंदर स्ट्रगल्स को फेस करता है, और जो उसका कैरेक्टर है वो हाईलाइट करता है किस चीज़ की थीम, लव की थीम, एम्बिशन एंड सोशल मोबिलिटी की थीम। देन आपको कमेंट करना है वर्स एंड प्रोज इन मृच्छा कतिकम, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी से ही है। तो मृच्छा कतिकम में हम क्या देखते हैं दैट इट ब्लेंड्स वर्स एंड प्रोज इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट द इमोशनल टोन ऑफ डिफरेंट सीन्स एंड रियलिज्म ऑफ द प्ले। तो यहाँ पर वर्स एंड जो प्रोज हैं उनका यूज किया गया है। तो जो वर्स का यूज किया गया है, तो द वर्स सेक्शन ऑफ द प्ले आर टिपिकली यूज मोर फॉर्मल, सीरियस और इमोशनल मोमेंट। तो जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फॉर्मल सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, इमोशनल मूवमेंट है, तो वहां पर वर्सेस सेक्शंस का यूज किया गया है। ये जो वर्सेस हैं ये लिरिकल हैं और एक मतलब एलिवेशन देते हैं इंपॉर्टेंट डायलॉग्स के अंदर। जैसे कि जब सर्विलाका है वो एक्सप्रेस करता है अपनी डीप फीलिंग, तो वहां पर वर्सेस हैं ताकि जो उसके इमोशंस की इंटेंसिटी है उसको समझाया जा सके। तो जहां पर भी इमोशनल मूवमेंट्स हैं, इमोशनल इंटेंसिटी बतानी है, चाहे लव है, हीरोइज्म है, मॉरल डायलामाज हैं, तो वहां पर हमें जो है हम क्या देखते हैं कि इस प्ले के अंदर वर्सेस का यूज किया गया है। वहीं जो प्रोजेज हैं, प्रोज जो हैं उनका यूज किया गया है एवरीडे डायलॉग्स के अंदर, लाइटर डायलॉग्स के अंदर, जहां पर आपको डीप मीनिंग, डीप फीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रोज होती है वो रियलिस्टिक जो एटमोसफेयर है वो प्ले के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमर के मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के मूवमेंट होते हैं, वो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टर्स एज कॉमन पीपल ऑफन स्पीक इन प्रोज वाइल रॉयल्टी स्पीक इन वर्स। तो यहाँ पर एक चीज और है, जो आम आदमी की भाषा रहेगी वो प्रोज में बोलते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं वो वर्सेस का यूज करते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन हमें शुद्राका के प्ले में देखने के लिए मिलता है। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, भाषा के बारे में जरूर आता है एग्जाम के अंदर। तो भाषा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत ड्रामाटिस्ट नोन फॉर हिज बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रामेटिक फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ड्रामा के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ही इज ऑफन क्रेडिटेड विद इन्फ्लुएंसिंग लेटर प्ले राइट्स लाइक कालिदास एंड शुद्राका। तो यहाँ पर जो है भाषा से ही प्रभावित हुए कालिदास और शुद्राका भी। तो भाषा का जो प्ले है आर नोन फॉर देयर डायनेमिक कैरेक्टर्स एंड विविड स्टोरी टेलिंग। तो भाषा का जो प्लेज होते हैं उनके अंदर हमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरियस डायमेंशंस, डायनेमिक कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और स्टोरी टेलिंग उनकी विविड है। तो ही ऑफन लुक माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज एंड एडिड हिज ओन ड्रामेटिक टचेस। तो जो पुराने समय की जो माइथोलॉजी की स्टोरीज होती थी, हिस्टोरिकल स्टोरीज होती थी, उन स्टोरीज को वो उठाते हैं और उन स्टोरीज के अंदर अपना ड्रामेटिक टच डाल देते हैं। उनकी जो थीम्स हैं उसमें हमें लव, वॉर और बिट्रेयल देखने के लिए मिलता है। तो हिज प्लेज आर जनरली शॉर्टर एंड हिज डायलॉग इज शार्प एंड टू द पॉइंट। तो उनके प्लेज हमें क्या देखने के मिलते हैं, एक तो शॉर्ट होते हैं और जो डायलॉग्स होते हैं वो शार्प होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। सो भाषा का जो प्ले है उसने ग्राउंड वर्क रखा, मतलब संस्कृत ड्रामा में शुरुआत उन्होंने शुरुआत की संस्कृत के ड्रामाज लिखने की। तो ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस। तो कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस हम देखते हैं कि उनके द्वारा शुरू किया गया। ह्यूमन कैरेक्टर्स जो हैं उनके द्वारा, रिलेटेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये सब शुरू किया गया है। और उनके अर्लियर टेक्स्ट में हम गॉड और जो किंग होते हैं उन्हें भी देखते हैं। तो सम ऑफ हिज फेमस वर्क, उनमें क्या क्या आता है, उरुभंगा, करनास फॉल एंड पंच रत्रा, ठीक है। ये सारे उनके काम हैं जहाँ पर हमें बोल्डनेस, इमोशनल डेप्थ और इनोवेटिव अप्रोच देखने के लिए मिलती है। देन आपको महाभारत पे डिस्कस करना है कि जो महाभारत है क्या वो एक लिटरेरी टेक्स्ट है।
तो हम देखेंगे कि जो महाभारत है वो एक एपिक नैरेटिव नहीं होकर बल्कि हमें एक फिलोसफिकल और मॉरल गाइड भी तो प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें तो महाभारत के अंदर भगवत गीता है जो कि एक मॉरल गाइड प्रोवाइड करती है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो द महाभारत इज एन इमेंस वर्क दैट कंटेन्स सेवरल सब प्लॉट। हम क्या देखते हैं महाभारत में कई सारे प्लॉट हैं, छोटे छोटे सब प्लॉट हैं, स्टोरीज हैं, स्टोरीज के अंदर भी स्टोरीज हैं और पोएटिक डायलॉग्स भी हैं। तो एज इट कोर इट टेल द स्टोरी ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर। तो अगर हम उसके कोर की बात करें तो कोर में वो बस वॉर के बारे में कहानी है जो पांडव और कौरव की है, और यहाँ पर हमें लेसन्स मिलते हैं ड्यूटी, जस्टिस और फैमिली और सोसाइटी से रिलेटेड। फिर इसके अंदर हमें फिलोसॉफिकल थीम्स देखने के लिए मिलती हैं। सो द भगवत गीता इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ महाभारत इज अ फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अ वॉरियर अर्जुन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो महाभारत है वो केवल एक एपिक ना होकर बल्कि वो हमारे लिए एक मॉरल वैल्यूज देने वाली बुक है, फिलोसफिकल वैल्यूज देने वाली जो स्टोरी है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें कई सारे हमें सब प्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, कहानी के बाद कहानी देखने के लिए मिलती है, पर जो उसका कोर है उसमें हम कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में देखते हैं। साथ ही साथ जो है हमें फिलोसफिकल डायलॉग्स देखने के लिए मिलते हैं। फिलोसफिकल डायलॉग्स किसके बीच में? कृष्णा और अर्जुन के बीच में, डीलिंग विद मॉरल डायलेमा एंड स्पिरिचुअल विजडम। तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्जुन जो है वो उस टाइम पर एक डायलेमा में फंसे हुए थे और वहां पर उन्हें स्पिरिचुअल विजडम की नीड थी। तो इट हैज इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ थिंकर्स एंड कंटिन्यूज टू बी अ मेजर स्पिरिचुअल टेक्स्ट इन इंडिया। तो हम क्या देखते हैं कि जो महाभारत और जो भगवत गीता है ये सब इंडिया में एक मेजर अभी टेक्स्ट हैं जो जिन्होंने बहुत लोगों को पहले भी इन्फ्लुएंस किया है और आगे भी करते रहेंगे। फिर आप यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन एंड ह्यूमन नेचर के बारे में बताओगे। तो जो महाभारत है वो फेमस है फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। महाभारत में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं हु फेस डिफिकल्ट चॉइसेस रिप्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? अलग अलग ह्यूमन इमोशंस हमें देखने, दुर्योधन है, कर्ण है, मतलब कोई भी प्योरली गुड भी नहीं होता, ठीक है। सो द वर्क एक्सप्लोर ह्यूमन नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस मेकिंग इट अ टाइमलेस टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ डायलेमा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी इसमें लिखी हुई है कि ये जो वर्क है ना ये ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है और हमारे एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से बताता है। और ये क्या है? एक टाइमलेस टेक्स्ट है। तो ये वर्ड जो है टाइमलेस टेक्स्ट है, ये वर्ड आप ज़रूर लिख कर आएंगे अपने आंसर के अंदर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस को ईजी वे में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ये जो आंसर्स है ये इतने इनफ नहीं है, इसमें आपको कुछ वैल्यू अपनी तरफ से भी ऐड करनी पड़ेगी। अपना जो खुद का एक टच होता है, राइटिंग टच, वो आपको हर एक आंसर में देना है ताकि आपका आंसर दूसरों से अलग लग सके। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पर मिल जाएगा। ओके, hindustannowledge.com पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अभी मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो 2 to 4 आवर्स लग जाते हैं पीडीएफ अपलोड होने में, बट जो क्लास 1 का पीडीएफ है वो अपलोड हो चुका है तो आप लोग इतने उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप लोग प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी लाइव क्लास वगैरह रहती है या फिर जो पीडीएफ के लिंक होते हैं, न्यू वीडियो के लिंक होते हैं, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही अपडेट करती हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और दोनों वीडियोस जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ हैं क्योंकि इतने ही क्वेश्चन से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। बाकी तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। कभी कभी पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिपीट नहीं होता, तो उसके अंदर फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी साइड से बस पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे वैसे भी। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपका किस्मत अच्छी होगी तो कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम के अंदर, अदरवाइज जितना आपको आता है उतना ही लिख कर आ जाना, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जब नेक्स्ट जून में एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर भी जो है बच्चे एग्जाम दे देते हैं अगर किसी के किसी भी पेपर में बैक लग जाती है तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।